हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 का अगला लेक्चर। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने सवाल करे थे और आर्हेनियस इक्वेशन हमने पढ़ ली थी। आर्हेनियस इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ ली थी। आप लोगों को याद है आर्हेनियस ने हमें बताया था कि K इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ए बाय आर टी। एक तो आपको ये याद होना चाहिए, एक आपको याद होना चाहिए लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बाय आर टी, और लॉग बेस 10 में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आपको पता है। और एक आपको ये पता होना चाहिए लॉग बेस 10 k2 बाय k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन में 2.303 आर टी। ई ए अपॉन में 2.303 आर टी आर सॉरी 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। एक आपको ये याद होना चाहिए। क्या आपको ये तीनों फॉर्मूले याद हैं? एक बार मेरे कहने पे वीडियो को पॉज करो और एक बार ना आर्हेनियस इक्वेशन एक बार रिवाइज करो, देखो तुमने कैसे कैसे किया था। जितना ज्यादा इस बैल बुद्धि में डालोगे ना तो उतना सही रहेगा तुम्हारे लिए। बराबर है? यस, ठीक है। तो ये कल हमने पढ़ लिया था। अब बात ये है कि भैया इक्वेशंस वगैरह तो आपने बता दी थी, आपने बता दिया, वीडियो ऑन कर दी मैंने, आपने बता दिया कि ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ए कांस्टेंट होता है, ए कांस्टेंट होता है। यस। ये क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है उसकी आज हम बात करेंगे। देखो मेरी बात को ध्यान सुनना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? द एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड मैंने कहा था ना कल हमने सिर्फ बात करी है सवालों पे, आज हम थोड़ी अंग्रेजी की बातें करेंगे, ठीक है ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या इंटरमीडिएट लिख दो, इंटरमीडिएट एम आई आएगा ना, इंटरमीडिएट, शायद मैंने सही लिखा हो, शायद। टू फॉर्म इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड complex is called activated complex and the energy is known as complex and the energy is called activation energy। देखो मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात को बहुत बारीकी से सुनना। अरे ये अंग्रेजी छोड़ो। इट इज नोटेड बाय ईए, इट इज डिनोटेड बाय ईए। हम सभी को पता है एक्टिवेशन एनर्जी को ईए से दिखाते हैं, ईए से दिखाते हैं। यस, ईए, यस, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी। देखो हमारी एनसीईआरटी एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल के साथ हमको समझाती है। वो कहती है देखो तुम सभी जानते हो कि H2 एग्जांपल, H2 I2 के साथ मिलकर HI बनाता है। क्या बनाता है? HI। H2 I2 के साथ मिलकर HI बनाता है। H2 I2 के साथ मिलकर HI बनाता है। H2 प्लस I2 गिव्स HI। यस, वी नो दैट, वी ऑल नो दैट। होता क्या है? ये H ऐसा होता है, एक H एक H। ये H2 ऐसा होता है, ये H2 ऐसा होता है कि एक H एक H। क्लियर है? यस। I2 कुछ ऐसा होता है, I2 ऐसा होता है। HI डायरेक्ट नहीं बनता। अरे समझ रहे हो ना, H2 यानी 2 हाइड्रोजन। अरे निकम्मो ध्यान चल रहा है, 2 हाइड्रोजन, I2 2 आयोडीन। अब डायरेक्ट ये नहीं बनता, क्या होता है? देखो हमारे पास बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, यानी H2 ऐसा था, ऐसा, और I2 ऐसा था। तो क्या होता है? अब मिलकर इसने क्या बनाना है? मिलकर तो इसने बनाना है HI, HI ऐसा। अब क्या होगा? I2 का बॉन्ड टूटता है, तो यहां पे क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकेज। ये H2 का भी बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड ब्रेकेज। यहां बॉन्ड टूटता है, यहां बॉन्ड टूटता है। ये है BB,
बीबी बॉन्ड ब्रेकेज, और यहां पे भी बॉन्ड टूटता है, ये भी बीबी बॉन्ड ब्रेकेज। भैया वो तो ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी, अरे सुन तो ले यार, एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा आया। यहां पे बीबी, ये भी बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। यहां पे बी एफ बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पे होता है बी एफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा कोई ख्याल आ गया हो, कोई याद आ गया हो तो रहने देना, वो नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन है, बराबर है। और ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन है। यहां पे बॉन्ड ब्रेकेज, यहां पे भी बॉन्ड ब्रेकेज, यहां बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां बॉन्ड फॉर्मेशन। और होता क्या है, ये एच आई आपस में जुड़ जाता है, और कितने मोल बन जाते हैं, दो एच आई बन गए ना, एच आई, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड जुड़ा, ये बॉन्ड जुड़ा, यस। इसे कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, मीडिएट, मेरे को लगता नहीं मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, इंटरमीडिएट कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इंटरमीडिएट बनने में देखो, अपने आप तो कोई चीज हो नहीं रही, अपने आप तो कोई चीज नहीं होगी। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर हमारे पास रिएक्टेंट है और हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, तो पहले हमें इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा, यानी कि हमें ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, क्या लगेगी, एनर्जी। बॉन्ड जुड़ेंगे, बॉन्ड जुड़ेंगे तो उसमें भी कुछ एनर्जी, देखो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये इंटरमीडिएट बना, और किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनाने में जो एनर्जी खर्च होती है उसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और जो ये इंटरमीडिएट बना, इसे हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या मेरी बात समझ में आई? ये जो इंटरमीडिएट बना इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कोई डाउट नहीं? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म इंटरमीडिएट, अरे मैं जानता हूं ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं ग्राफ समझाऊंगा उससे सारा क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ सब्र करो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड द एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब मैं ग्राफ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बराबर है? पहले फटाफट इसको नोट कर लो। 5 4 3 2 1। मे आई ड्रिंक वाटर? यस। चल रहा है ये? यस चल रहा है। आओ पानी पियोगे? वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर? बंद हो जाओ भाई। आओ सुनो, 6 महीने हो गए भैंस की टांग, रोज सोचता हूं आज 10 लेना, रोज भूल जाता हूं, रोज, है ना? कोरियर करवा देना मेरे घर पे एक। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ग्राफ देखो इसका, भैंस की टांग, तुम ग्राफ देखो, देखो। अरे सुनो, अरे नोट, अरे भाई साहब नोट सुन तो लो। देखो हमारी ग्राफ बड़ा बनाना है, कंजूसी मत करना पन्ने पे। एक तरफ हमने लिख दिया एनर्जी, एनर्जी हमारी एनसीईआरटी पोटेंशियल एनर्जी लिख देती है, हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। अब ध्यान से, यहां पे मैं कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूं कि स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनेगा। देखो शुरुआत में रिएक्टेंट होगा, एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, H2 प्लस I2 से क्या बनेगा, HI। H2I2 से क्या बनेगा, HI। अब देखो शुरुआत में हमारे पास सिर्फ क्या होगा, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। क्या इन रिएक्टेंट के पास अपनी कोई एनर्जी होगी? हाँ, इन रिएक्टेंट के पास अपनी कोई एनर्जी होगी। तो मैंने कह दिया ये, यहां से मेरा कहने का मतलब ये है, ये एनर्जी है रिएक्टेंट की। अरे इनके पास खुद की भी तो एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ, खुद की भी तो क्या होगी, एनर्जी। अब ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ये तो ठीक है, ये तो क्या हो गया, रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी, ये हो गया मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी, ये हो गई इतनी इतनी, ये एनर्जी है ना इधर, ये रिएक्टेंट का कोऑर्डिनेशन है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास है ना, ये। अब रिएक्टेंट को और एनर्जी मैंने दी, तो ये एच एच, ये आई आई, इनका क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड ब्रेकेज, यहां बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इनको मैंने और एनर्जी दी 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 दी।
अब इस बिंदु पे क्या हुआ, ये जो पीक बिंदु है, ये पीक बिंदु हमें ये बताता है कि बधाई हो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया है। यानी ये पीक बिंदु, हमने इसको एनर्जी दी, एनर्जी दी, एनर्जी दी, रिएक्टेंट को एनर्जी दी, इनका बॉन्ड टूटा 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 टूटा, एक समय ऐसा आया एनर्जी बढ़ी बढ़ी बढ़ी, उनकी शेप बदली बदली बदली, कोऑर्डिनेशन बदला बदला बदला, एक टाइम ऐसा आ गया, क्या आ गया कि वो इंटरमीडिएट बन गया। इसे कहते हैं, इस बिंदु पे हम जो बनता है उसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या जिस तो शास्त्रों में क्या बोला गया, इंटरमीडिएट। स्पेलिंग देख ही लेता हूं यार मैं, है ना, तुम भी क्या याद रखोगे। इंटरमीडिएट, MEMEDITA, सही कर लेना इसको। क्या बात है, कोई इतना गलत कैसे हो सकता है बे। बराबर है, इंटरमीडिएट बराबर है, यस। और ठीक है ना, ऑक्टेवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर इंटरमीडिएट बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब इंटरमीडिएट बनने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट। देखो होता क्या है ना, पहले तुम ये HH, ये II, इनका बॉन्ड तोड़ते हो, बॉन्ड ब्रेकेज, तो इनका बॉन्ड तोड़ने में लगती है एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी। उसके बाद बॉन्ड टूट गए, H अलग हो गया, II अलग हो गया, II क्या हो गया, अलग हो गया। अब जब ये जुड़ेंगे तो ये स्टेबल होंगे, जुड़ेंगे तो क्या होंगे, स्टेबल। और जब कोई कंपाउंड स्टेबल होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। अरे जब कोई कंपाउंड स्टेबल होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो यहां से जब वो कंपाउंड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, तो एनर्जी रिलीज 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 जी। और ये बना हमारा प्रोडक्ट, यहां बना हमारा प्रोडक्ट, यहां बना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहां बना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहां पे बन गया, यहां पे था हमारा रिएक्टेंट, यहां बना हमारा प्रोडक्ट, यहां बना हमारा प्रोडक्ट। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो तूने एनर्जी दी है, ये बराबर है, हाँ, ये जो तूने इतनी एनर्जी दी है, ये जो तूने इतनी एनर्जी दी है रिएक्टेंट को तूने एनर्जी दी 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 दी, इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, हाँ या ना, यस। और यही नहीं, अभी और सुनो, यही नहीं, अभी और सुनो, ये जो यहां से लेकर यहां से लेकर ये जो एनर्जी है, इसको एक्टिवेटेड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट तो बोलते हैं। पर अगर मैं यहां से ये नीचे की बात करूं तो ये नीचे वाले को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आई, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो, अरे बात समझो यार, प्लीज यार प्लीज, मैंने वीडियो पॉज तो नहीं कर रखी थी, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले हमारे, अरे प्लीज यार समझ में आ जाएगा, गारंटेड आ जाएगा। देख, हमारे पास H2 था, हमारे पास I2 था। अब शुरुआत में इनके पास अपनी कोई एनर्जी होगी यार, देखो कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी रह जाती है, सारी एनर्जी रिलीज नहीं करता वो। अब H2 I2 पड़ा हुआ है, इनके पास कुछ एनर्जी है, रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है, इतनी है। अब तू इसको एनर्जी दे रहा है ताकि इनका बॉन्ड टूटे टूटे टूटे, तूने एनर्जी दी 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 दी, इस बिंदु पे इतनी एनर्जी देने के बाद इनका बॉन्ड टूट गया और वो इंटरमीडिएट बन गया। तो इस एनर्जी को बोल, तूने किसको दिया, रिएक्टेंट को, तो इस एनर्जी को क्या बोला गया, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोला गया, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहां से ये प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, HI बनना स्टार्ट हुआ। अब अगर HI बनेगा तो वो स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज करेगा, तो वो एनर्जी रिलीज करता है, रिलीज करता है, रिलीज करता है, रिलीज करता है। वो, इसका मतलब ये है HI जो है वो H2 I2 से ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा क्या है, स्टेबल है, तभी तो उसके पास कम एनर्जी है। जितनी कम एनर्जी रहेगी उतना ज्यादा कंपाउंड क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल, उतना ज्यादा कंपाउंड क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल। तो ये प्रोडक्ट बन गया।
इसे बोला जितनी एनर्जी उन्होंने रिलीज करी उसे हमने क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। हमें यही पढ़ते हैं, ये ऑफ रिएक्टेंट, हम रिएक्टेंट को लेके तो कर रहे हैं सारी चीजें, तो हम ये वाली पढ़ते हैं, ये वाली, समझ गए ना, हाँ या ना, यस यस यस। अब वो कहेगा देखो इतनी एनर्जी, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, इतनी एनर्जी तो इसके पास, रिएक्टेंट के पास पहले थी और इतनी प्रोडक्ट के पास रह गई है, तो चेंज कितना आया एनर्जी का, तो इसे बोलते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच, चेंज इन एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी, प्रोडक्ट कितनी होगी, तो चेंज कितना आएगा, बीच वाला, अरे आर में से पी हटा दोगे तो यही तो आएगा, डेल्टा एच, है ना, ये है, क्या है, ये है। और ग्राफ में और कुछ छूट तो नहीं था, नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ए हो गया, ये हो गया, है ना, खत्म, बराबर है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। लिखना चाहो तो यहां लिख दो H2 प्लस I2, ये रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या है, HI, और ये क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है स्ट्रक्चर वगैरह क्या क्या बन रहा है, कैसे रिएक्शन हो रही है आगे, बराबर है। तो ये हमारे पास ग्राफ था। क्या तुम्हें ये ग्राफ समझ में आया कि कोई भी जो हमारे पास रिएक्टेंट है, इधर एनर्जी हो गया, उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी हो गया, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया, जो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट के पास एनर्जी, ये ग्राफ ऐसा गया, बराबर है, प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है, इसे बोला एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, किसी रिएक्शन को कराने के लिए तुम्हें पहले एक कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, और उस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे एक्टिवेटेड एनर्जी कहते हैं, बराबर है। नोट कर लो बेटा, शाबाश, वेरी गुड बेटा। तो बेटा हमारे पास जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारे पास ये है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन अ रेट ऑफ रिएक्शन। एक रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट पे कैसे डिपेंड करता है, याद है आपको, आपने 4 फैक्टर लिखवाए थे या लिखे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और आपका क्या हो गया, आपका हो गया ये कैटलिस्ट। एक सेकेंड है बेटा, तो कैटलिस्ट डज नॉट चेंज गिव, अच्छा मैं कहाँ पे था, कैटलिस्ट। तो आपको याद है कि कैटलिस्ट जो है वो 3 से 4 चीजों पर डिपेंड करता है ना, उसमें से सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन का एक चौथा पॉइंट ये भी है कि वो कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, हाँ या ना, यस। कैटलिस्ट पे कैसे इफेक्ट डालता है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। असल में क्या होता है, कैटलिस्ट की वजह से ना एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है, कैटलिस्ट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होता है और रेट बढ़ जाता है या रेट घट भी जाता है, अभी उस पर बात करेंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैटलिस्ट, तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, तुम्हें पता है कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, रिएक्शन में जाएगा, रिएक्शन में क्या करेगा, एक टेम्पररी बॉन्ड बनाएगा, टेम्पररी बॉन्ड बना के अपना बाहर निकल जाएगा, रिएक्शन को शुरू करवा देगा, फास्ट करवा देगा, हाँ है ना, यही होता है कैटलिस्ट का काम। उसी प्रकार से इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। A catalyst is a substance which increases rate of reaction, जो रिएक्शन का रेट बढ़ा देगा, यानी रिएक्शन को फास्ट कर देगा, क्या कर देगा, फास्ट, हाँ है ना, ठीक है। कैटलिस्ट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करता किसमें, रिएक्शन में। और ये लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज गिव्स फ्री एनर्जी या एंट्रोपी या एंथैल्पी। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करेगा, वो बस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, रेट बढ़ाएगा, बाहर आ जाएगा, रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, रेट बढ़ाएगा, बाहर आ जाएगा, बस इतना ही करेगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, कैटलिस्ट 2 तरीके के होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, 2 तरीके के, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है इनहिबिटर। क्या है, इनहिबिटर। तो नेगेटिव कैटलिस्ट को हम लोग इनहिबिटर भी बोलते हैं, और पॉजिटिव कैटलिस्ट हमारे पास ये रहा, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, इनहिबिटर। क्या होता है भैया पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्या होता है, जो रिएक्शन की रेट को फास्ट कर दे वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रिएक्शन की रेट को स्लो कर दे वो नेगेटिव कैटलिस्ट, जो रिएक्शन की रेट को क्या कर दे, स्लो कर दे, वो नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट इनहिबिटर आपने कहाँ देखा होगा, मैं बताता हूँ। क्लास 11th में जब आप लोग बायोलॉजी में, आप लोग ना, अगर आप लोगों ने जब बायोलॉजी में वो पढ़ा था
रेस्पिरेशन वाला चैप्टर जब आप लिंक साइकिल, रिंग रिएक्शन, कर्व साइकिल बोलते हैं ना, कर्व साइकिल लिंक रिएक्शन पढ़ रहे थे, तब आपने कहीं ना कहीं वो इनहिबिटर देखा होगा। इनहिबिटर, वो इनहिबिटर क्या कर रहा था, पानी को तोड़ता है H और O2 में, H2O2 में, है ना। मतलब होता क्या है आपको पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा होता है, ऐसी कुछ एक इनहिबिटर आता है वहां पे जो रिएक्शन को स्टॉप भी करता है कि हाँ भाई इतना ही तोड़ना है। तो इनहिबिटर क्या कर रहा है, रिएक्शन को स्लो कर रहा है, रिएक्शन को स्लो कर रहा है। उसी प्रकार से पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव जो रेट को बढ़ाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट को स्लो करेगा। और कैटलिस्ट रिएक्शन की प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट नहीं डालता। अब इसका ग्राफ कैसे जाएगा देखो ध्यान से। एक तरफ हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपको एनर्जी लिखना है, आप लोग लिख सकते हो। एक तरफ हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी और एक तरफ हमारे पास है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एक तरफ हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी और एक तरफ हमारे पास है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या होता है दोनों के अंदर, क्या होता है दोनों के अंदर, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, रिएक्टेंट। देखो मान लो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब रिएक्टेंट से क्या बनना है, रिएक्टेंट से बनना है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से बनना है भाई प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट। लाइन टेढ़ी जा रही है ना। रिएक्टेंट से हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से हमारे पास बन गया प्रोडक्ट। अब अगर मैं तुमसे कहूं, यहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन चुका होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या जिसे मैं बोलूं क्या, इंटरमीडिएट बन चुका होगा। अब यहां से लेकर ये जो एनर्जी है, अब देखो एक्टिवेटेड, अभी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये है। ये जो एनर्जी है ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट। अब जैसी तुमने कैटलिस्ट डाला, जैसी तुमने क्या डाला, कैटलिस्ट, तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। जल्दी बनने का मतलब है, जल्दी बनने का मतलब है वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। वो कहता है पहले 100 जूल एनर्जी देने पे रिएक्टेंट क्या बना रहा था, इंटरमीडिएट, हाँ है ना। अब कहता है 80 पे काम चला दो, 60 पे काम चला दो, 55 पे काम चला दो, हाँ है ना। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। तो ये घटा के उसने कर दिया, ये हमारे पास आ गया एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, ये आ गया विदाउट कैटलिस्ट, ये आ गया विद कैटलिस्ट। सॉरी, ये आ गया विदाउट। यार क्या कर रहे हो यार, ध्यान नहीं है तुम लीचड़ों का। अब भी कहोगे भैया हमने तो गलती वहीं पकड़ ली थी। तो ये है विदाउट कैटलिस्ट और ये है विद कैटलिस्ट, बराबर है, हाँ है ना। तो विद कैटलिस्ट क्या होता है, वो घट जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। अब जब एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगा, देखो कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला किसमें आता है, के में, log k इज इक्वल टू, हाँ है ना। तो के चेंज होगा और के चेंज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कैटलिस्ट का इफेक्ट पड़ता है किस पे, कैटलिस्ट का इफेक्ट पड़ता है किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे। क्या तुम्हें ग्राफ समझ में आया कि नॉर्मल ये था, ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, लेकिन कैटलिस्ट डाला, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, घट गई। क्या हो गया, घट गई। तो ये हमारे पास ग्राफ है और ये सारी चीजें बराबर है, हाँ है ना। नोट कर लो बेटा फटाफट से, शाबाश।
बेटे हमारे पास अगला टॉपिक है कोलिजन थ्योरी, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। नहीं, मैंने एक टॉपिक छुड़वा रखा है अभी, मॉलिक्यूलैरिटी, है ना। वो 5-7 मिनट का टॉपिक है ना, देखेंगे। देखो, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये थ्योरी हमसे ये कहती है, देखो सब कुछ हो गया, हमने देख लिया कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तब जाके हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये थ्योरी हमसे ये कहती है कि कैसे, क्या मतलब रिएक्टेंट्स कैसे भी रिएक्ट कर लें तो प्रोडक्ट बन जाएगा? नहीं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि रिएक्टेंट्स आपस में, मान लो ए और बी मिलकर, अगर ए प्लस बी मिलकर प्रोडक्ट बन रहा है, अगर ए प्लस बी मिलकर प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ए और बी कैसे भी मिल जाए, किसी भी अमाउंट मिल जाए प्रोडक्ट बन जाए। नहीं, इनका बार बार कोलिजन होना जरूरी है। ये थ्योरी ये कह के चलती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर्स। ये कोलिजन थ्योरी मान के चलती है कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो हार्ड स्फीयर है, जबकि ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, मान लो मीथेन की, तो मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये कोई स्फीयर नहीं है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल, पर ये मान के चल रही है स्फीयर। यही कोलिजन थ्योरी का ड्रॉबैक भी है, कि ये सारे रिएक्टिंग स्पीशीज को हार्ड स्फीयर मान के चल रही है, जबकि सारे हार्ड है ही नहीं, है ना। सबकी शेप अलग है, किसी की ऑक्टाहेड्रल, किसी की पिरामिडल, किसी का ट्राइगोनल, प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, बहुत अलग अलग है, लीनियर, बहुत अलग अलग है। तो assume to be hard sphere and reaction is postulated to occur when molecules collide each other। कोई भी रिएक्शन कब हो रही है? जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं और कोई भी रिएक्शन हो पा रही है, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये कहती है नंबर ऑफ कोलिजन, कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं पर सेकंड, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, उसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो हार्ड स्फीयर है, मैंने ऑन कर रखा है वीडियो। जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो हार्ड स्फीयर है और वो कोलाइड कर रहे हैं, रिएक्शन हो रही है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या कहती है? एक सेकंड में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, उसे उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको जेड से दिखाया जाता है। अब बेटा मेरी बात को सुनो, हेयर, हालांकि इस फॉर्मूले का हमें कोई काम नहीं है, पर फिर भी इन्होंने लिख रखा है। रेट ऑफ रिएक्शन का एक फॉर्मूला होता है, जैसे आता था ना कि रिएक्टेंट की पावर समथिंग, और जैसे टेम्परेचर की, उसमें मैं बात करूं, देखो ये आ जाता है जेड ए और बी मिलेगा, जेड ए बी, और यहाँ पे e टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। एक फॉर्मूला ये आ जाता है रेट का फॉर्मूला ये आ जाता है। जिस तरीके से आपका वो था ना k इज इक्वल टू में ए टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी, उस प्रकार से ई ए बाय आर टी, ये ए आर्हेनियस कांस्टेंट था, ये z क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी के टर्म में, कि जितनी ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेट होगा। तो ये रेट का फॉर्मूला किसके टर्म में आता है? z के टर्म में। जितनी ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? रेट होगा। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? रेट होगा। यहां पर हेयर ई एक्टिवेशन एनर्जी है, आर क्या है? गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, रेट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, जेड क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी, जेड ए बी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी, बराबर है यस। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अरे कुछ नहीं यार, ये बता रहा है जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्ट करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत रेयर है, वो ना के बराबर पूछ सकता है, ना के बराबर। कभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया और ना ही हमारे सिलेबस में भी न्यूमेरिकल है इसका, ठीक है ना। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या? कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट सेकंड में, ठीक है, पर सेकंड में, सॉरी। एक होता है इफेक्टिव कोलिजन। क्या होता है इफेक्टिव कोलिजन? आओ मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है। देखो मान लो एग्जांपल, मैं तुम्हें एग्जांपल समझा रहा हूं। पहले एक काम करो, ये नोट कर लो, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको नोट कर लो, इस वाले पेज को नोट कर लो, इस वाले को, इसको रुक जाओ, इसको नोट कर लो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। 5 4 3 2 1, ठीक है, कर लिया? यस। देखो ध्यान सुनना,
इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? देखो, हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन का एग्जांपल है। मान लो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास क्या है, मिथेनॉल है। हमारे पास क्या है? मिथेनॉल है मान लो। अब मिथेनॉल के अंदर हमने NaBr डाला, तो इससे क्या होगा? ये Br यहाँ पे लग जाएगा, OH हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3Br और प्लस में NaOH हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये रिएक्शन हो रही है ना, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है। होना तो यही चाहिए था, ये दोनों, इन दोनों का कोलिजन हुआ होगा और ये बन गया होगा। पर यहाँ पे दो चीजें आती है, एक आता है इफेक्टिव कोलिजन। व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन? लिसन, देखो, हमारे पास CH3OH था, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसा होता है। अरे आपको आता है, C इधर OH, H H H, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। यस। अब यहां से NaBr आया, अब NaBr में Br माइनस अटैक करने आएगा, SN2 रिएक्शन है ये, SN2 याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, SN2। यस। मान लो Br माइनस अटैक करने आया, अब मान लो Br इस पे अटैक करने आया, अब Br के पास होता है नेगेटिव, Br के पास होता है नेगेटिव, Br के पास होता है नेगेटिव, OH के पास भी होता है नेगेटिव, तो ये फ्रंट से इस पे दो केस बनते हैं, यहां पे दो केस बनते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, और एक होता है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। एक होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक होता है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है? Br के ऊपर माइनस है, इसके OH के ऊपर भी माइनस है, तो ये सामने से तो अटैक नहीं करेगा, ये अटैक करना चाहिए बैक साइड से, यानी पीछे साइड से अटैक करना चाहिए। कहां से अटैक करना चाहिए? बैक साइड से। ऐसा कैसा? C ये इधर H, इधर H, इधर H, इधर OH है, ये Br जाएगा यहां से, Br माइनस यहां से अटैक करे, Br माइनस यहां से अटैक करे, Br माइनस यहां से बैक साइड से अटैक करे, अटैक्ड फ्रॉम बैक। अगर वो बैक से अटैक करेगा तो यहां पे प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? याद है, Br यहां लग जाएगा, ये निकल जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, इन्वर्जन, इन्वर्जन, तो ये ऐसा हो जाएगा Br, अरे पता है ना इन्वर्जन हो जाता है इसमें, ऐसा हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट। ये था प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो ही रिएक्टेंट से क्या बन पाएगा? प्रोडक्ट। अब मान लो कोलिजन तो कैसा भी हो सकता है, कोलिजन अगर ऐसा हो रहा है, यहां पे आया Br माइनस, अगर ये सामने से अटैक करे तो सामने से तो रिपल्शन होगा, नो प्रोडक्ट, नो रिएक्शन, क्योंकि ये भी माइनस, OH भी माइनस, माइनस माइनस रिपेल करेंगे, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसे कहते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि कोलिजन हुआ पर प्रोडक्ट नहीं बना, यहां कोलिजन हुआ पर प्रोडक्ट बना। तो ऐसा नहीं है कि हर बार जब कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, कोलिजन होना चाहिए पर वो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। रिएक्टेंट्स जब कोलाइड करेंगे, अरे इससे सिंपल टॉपिक क्या होगा यार तुम्हारी जिंदगी में यार, रिएक्टेंट जब कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, ये कोलिजन थ्योरी कहती है। पर हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, मैं मानता हूं, पर इफेक्टिव कोलिजन भी होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में ही प्रोडक्ट बनेगा, अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बराबर है, हाँ या ना? और इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब वो रिएक्ट कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, जब मिल रहा है तो चल रहा है तो एनर्जी हो रही होगी उसके पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन सो एज टू फैसिलिटेट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, इनका बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए और प्रोडक्ट बनना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, बॉन्ड बने, सही बात है, क्लियर है? यस यस यस। प्रॉपर ओरिएंटेशन को P से दिखाते हैं। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन इनके फॉर्मूले में एक और चीज ऐड हो जाती है, इसको ऐसे दिखाते हैं, रेट इज इक्वल्स टू में PZAB e टू दी पावर माइनस EA बाय RT। ये P क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन। Z क्या था? जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेट होगा। यहां पे साथ में एक और टर्म ऐड हो जाती है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ इफेक्टिव कोलिजन। ये फॉर्मूला भी हमारे पास नहीं है,
नहीं है, नहीं है, मतलब है, एनसीईआरटी ने लिख रखा है, पर इसके ऊपर कभी सवाल नहीं आया। नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। इसके अंदर मतलब एक छोटी चीज रह रही है, बराबर है ना? फटाफट पहले इसको नोट कर लो, जल्दी जल्दी। ओके, तो बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास है मॉलिक्यूलैरिटी। क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी। ऑन कर दिया मैंने? यस यस यस। क्या होता है मॉलिक्यूलैरिटी? इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं। हालांकि बीच का टॉपिक था, मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूं, है ना? देखो, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अरे बहुत आसान है, देखो कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उसे उसकी मॉलिक्यूलैरिटी बोला जाता है। उदाहरण के तौर पे देखो, एग्जांपल, अगर मैं तुमसे बोलूं ए और बी मिलकर सी बना रहा है, तो कितने रिएक्टिंग स्पीशीज हैं? तुम कहोगे एक और एक ए और एक बी है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो गया 2। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गया?